नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल लखन माली में बहुत बहुत स्वागत। दोस्तों रीट के समस्त विद्यार्थियों का हमारे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत। दोस्तों शिक्षण विधियों की हमने सीरीज स्टार्ट की थी। लगभग हमारा टारगेट है कि लगभग 7 दिन के अंदर हम 500 मोस्ट इंपॉर्टेंट शिक्षण विधियों के प्रश्नों को हम यहाँ पर व्याख्या के सहित आपको हल करवाएंगे दोस्तों। और उम्मीद है, विश्वास है कि इन सभी प्रश्नों में से आपके एग्जाम में प्रश्न मिल जाएंगे दोस्तों। इसलिए सभी प्रश्नों को अच्छे से देख लें एक बार, जब भी आप फ्री रहें, जैसे कि खाना बना रहे हो, खाना खा रहे हो, जब आपका कोई बहुत महत्वपूर्ण समय नहीं हो तब आप उसको अच्छे से वीडियो चला के देख लो। ठीक है, हम कोशिश करेंगे कि आपको सुबह शाम दोनों टाइम आपको वीडियो हम उपलब्ध करवा सकेंगे, जिसमें लगभग हम 30 का है अभी तो, लेकिन जैसे हमें ज़्यादा समय मिलेगा तो हम उस दिन ज़्यादा प्रश्न भी बता देंगे, लगभग 50 की वीडियो बना देंगे। तो 7 दिन का हमारा टारगेट है कि लगभग 500 प्रश्न के आसपास हम पूरा कंप्लीट कराएंगे। तो चलिए दोस्तों हम स्टार्ट करते हैं आज का ये हमारा नेक्स्ट पार्ट। फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं। हमारा 31वां सवाल है, इससे पहले 30 हम बता चुके हैं। वीडियो को अच्छे से देख लेना आप, और वीडियो कैसा लगता है कमेंट हमें जरूर करना दोस्तों, जिससे हमें लगेगा कि आप अच्छे से देख रहे हो और आपको फायदा मिल रहा है, आपको वीडियो अच्छा लग रहा है। तो हम और ज़्यादा से ज़्यादा हम मेहनत करके और अच्छे से आपको बनाएंगे। तो चलिए 31वां सवाल है हमारा। देखिए सवाल को पढ़ते हैं। इसमें हर प्रश्न का हम हिंदी अर्थ भी बताएंगे, जिससे कि आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी एग्जाम के अंदर। देखिए, शिक्षणम रुचिकरम कथम स्यात्। दोस्तों प्रश्न का अर्थ होगा शिक्षण रुचिकर कथम स्यात्, यानी कैसे होता है, जो हमारा शिक्षण है वो रुचिकर कैसे होता है। तो बताइए, विधि भी यानी विधियों के द्वारा, या फिर कौशल ही कौशल के द्वारा, दृश्य श्रव्य साधन ही, या फिर पुस्तक ही। तो इसमें से आपको राइट आंसर छांटना है। तो चलिए बताइए राइट आंसर क्या होगा इसका, अपना अपना आंसर सोच के रखें आप। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों सी, यानी कि से वाला ऑप्शन इसका एकदम राइट है। क्यों? क्योंकि हम जानते हैं कि दृश्य श्रव्य साधनों के प्रयोग से जो शिक्षण है वो बहुत रुचिकर हो जाता है, बच्चों को बहुत अच्छे से समझ में आता है। ठीक है, यही हमारा मुख्य उद्देश्य रहता है दृश्य श्रव्य साधनों का प्रयोग करने का। कोई भी कठिन विषय वस्तु है तो उसको हम बहुत अच्छे से समझा सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है 32 नंबर का सवाल हमारा है, संप्रेषणाय किम कर्तव्यम। सवाल कह रहा है कि संप्रेषण के लिए क्या करना चाहिए, संप्रेषण के लिए क्या करना चाहिए। तो देखिए इसमें पूर्ण सज्जा, सहायक सामग्री, भ्रमणम या भाषणम। तो इसमें हमारा सवाल है, देखिए संप्रेषण के लिए क्या करना चाहिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स पूर्ण सज्जा, यानी कि जो संप्रेषण हम करते हैं कक्षा के अंदर, जो टीचर कक्षा में जाकर के बच्चों को पढ़ाता है, कोई भी टॉपिक लेकर के संप्रेषण जो होता है उन दोनों के बीच में जो कम्युनिकेशन सिस्टम रहता है। तो कह रहे हैं कि संप्रेषण के लिए आवश्यक क्या है, तो यहाँ पर है पूर्ण सज्जा, यानी कि आप जब जा रहे हो क्लास के अंदर तो पूर्ण सज्जा बहुत जरूरी है। पूरी तरीक़ा से हम सज्जित हों, पूरी तरीक़ा से हम तैयार हों, यही हमारे संप्रेषण के लिए आवश्यक है। ठीक है, ये अगला हमारा प्रश्न है 33 नंबर का। तो प्रश्न है, देखिए कई अमूर्त वस्तु ने है संकल्पना मूर्तिमती भवती, यानी किसके द्वारा अमूर्त वस्तुओं की संकल्पना मूर्तिमान होती है, किसके द्वारा होती है, ये हमारा प्रश्न है। तो चलिए देखते हैं, यानी कई अमूर्त वस्तु, यानी किसके द्वारा हम अमूर्त वस्तुओं की संकल्पना को मूर्तिमान करते हैं। पत्रक ही, दंड ही, चित्र ही, पुस्तक ही। तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, हम आप इसका राइट आंसर बता देते हैं सीधा ही। इसका आंसर हो जाएगा चित्र ही, चित्र ही, यानी चित्रों के माध्यम से या चित्रों के द्वारा हम क्या है अमूर्त वस्तुओं की संकल्पना को मूर्तिमान कर सकते हैं। आपको पता है कि जिस वस्तु को हम उपलब्ध नहीं करवा सकते, जैसे कक्षा की बात है, कक्षा में जिस वस्तु को हम नहीं ला सकते, बच्चों को दिखा नहीं सकते, तो उसको चित्र के माध्यम से हम समझा देते हैं। ठीक है, या फिर कोई मॉडल के माध्यम से हम समझा देते हैं। तो यहाँ पर उत्तर हो जाएगा चित्र ही। अगला सवाल है हमारा 34 नंबर का। देखिए सवाल को समझते हैं, क्योंकि सवाल समझ में आना बहुत ही आवश्यक होता है दोस्तों। जब तक सवाल समझ में नहीं आएगा आंसर की कल्पना करना व्यर्थ है। अब देखो सवाल है हमारा, छात्राणाम सुलेख है लेखन शैली अभिव्यक्ति ही कई प्रश्न ही परीक्षयन्ते। बहुत ही सुंदर सवाल है, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है। तो सवाल हमारा ये है कि छात्राणाम सुलेख लेखन शैली, यानी छात्रों की सुलेख लेखन शैली और अभिव्यक्ति किन प्रश्नों के द्वारा परीक्षित होती है, यानी कौन से प्रश्नों से जांची जा सकती है, उनकी परीक्षा ली जा सकती है, ये हमारा प्रश्न है। ऑप्शन है इसमें वस्तुनिष्ठ प्रश्न ही,
निबंधात्मक प्रश्न ही, लघुत्तरात्मक प्रश्न ही, अति लघुत्तरात्मक प्रश्न ही, ये हमारे प्रश्न हैं। चलिए फ्रेंड्स, तो आपने भी सोच लिया होगा, हम इसका राइट आंसर बता देते हैं। सवाल नंबर 34 का हो जाएगा हमारा निबंधात्मक प्रश्न ही, यानी निबंधात्मक प्रश्नों के द्वारा हम सुलेख लेखन शैली और अभिव्यक्ति, ठीक है, इसकी परीक्षा कर सकते हैं छात्रों की। जैसे मान लो हम कोई छात्र हैं तो उनकी सुलेख शैली का हम परीक्षण करना चाहते हैं तो निबंधात्मक प्रश्नों की आवश्यकता पड़ेगी, या फिर लेखन शैली हम उनकी देखना चाहते हैं तो हमें निबंधात्मक प्रश्न लिखवाने पड़ेंगे। आप मान लो अवसदय वाले प्रश्न दे दोगे तो उससे सुलेख शैली और लेखन शैली कहीं भी पता नहीं चलेगी, ठीक है, ऐसे आपको समझना है। अगला सवाल है 35 नंबर का। सवाल कह रहा है कि नियमान प्रस्तूय उदाहरणैः बोधनम इत्यत्र कोयम विधिः। बहुत ही सुंदर सवाल है। मतलब ये हुआ कि नियमों को प्रस्तुत करके, उदाहरणैः बोधनम यानी नियमों को प्रस्तुत करके उदाहरणों के द्वारा बताना, इत्यत्र कोयम विधि, यहाँ पर कौन सी विधि होती है, यानी पहले नियम बताते हैं उसके बाद में उदाहरण बताते हैं, इस जगह कौन सी विधि का हम प्रयोग करते हैं। तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा, देखिए पहले ऑप्शन देख लें, आगमन विधि ही, निगमन विधि ही, सूत्र विधि ही, पारायण विधि ही। तो राइट आंसर हम सीधा बता देते हैं, 35 नंबर सवाल में हो जाएगा निगमन विधि ही। हमने इससे पहले बताया था कि जहां पर उदाहरण पहले बताते हैं और फिर नियम बताते हैं वहां पर आपकी आगमन विधि होती है, और जहां पर नियम पहले बताते हैं और उसके बाद में उदाहरण बताते हैं तो उस जगह निगमन विधि होती है बच्चों। कौन सी? निगमन विधि। दोनों में यही डिफरेंस है, अच्छे से समझ लेना। ये सारे प्रश्न बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है हमारा 36 नंबर का। प्रश्न है गेस्टाल्ट मनोविज्ञाने आधारितम शिक्षणम सूत्रमस्ति। कह रहे हैं कि गेस्टाल्ट मनोविज्ञान में आधारित शिक्षण सूत्र है, या फिर ऐसे समझ लो कि गेस्टाल्ट जो मनोविज्ञान है, ठीक है, गेस्टाल्ट महोदय का जो मनोविज्ञान है जिसमें संपूर्ण की बात की जाती है, उस पर आधारित शिक्षण सूत्र कौन सा है, ऐसे आपको बताना है। तो ऑप्शन है आपका पूर्णात अंशम प्रति, सरलात कठिनम प्रति, ज्ञातात अज्ञातम प्रति, और लास्ट ऑप्शन है न कोपी। तो बताइए 36 नंबर का क्या राइट होगा। तो चलिए हम इसका आंसर बता देते हैं। इसका आंसर हो जाएगा 1 नंबर, यानी कि पूर्णात अंशम प्रति, पूर्ण से अंश की ओर। यानी इसमें हो गया कि पहले संपूर्ण चीज को बताएं, उसके बाद में उसके अंशों को बताएं, यानी कि टुकड़ों में उस चीज को अलग अलग अंशों के रूप में बताएं, ठीक है। और यही गेस्टाल्ट सिद्धांत में भी यही कहा गया है मनोविज्ञान के अंदर। तो ये हमारा हो जाता है। अगला सवाल है हमारा 37 नंबर का। सवाल बहुत ही सुंदर है। चलिए एक बार सवाल को देखते हैं और उसके बाद में समझते हैं। तो सवाल ये है हमारा, देखिए, हर्वर्टीय विधेः कति पदानि भवन्ति। देखिए कह रहे हैं कि जो हर्वर्टीय विधि है उसमें कितने पद होते हैं। बहुत ही सुंदर सवाल है। तो हर्वर्टीय विधि में कितने होते हैं? ऑप्शन है 5, 7, 6, 8। तो बताइए राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ए, यानी कि 5 होते हैं, क्योंकि नाम ही हर्वर्टीय पंचपदी, यही नाम है इसका मुख्य नाम। तो ठीक है, हर्वर्टीय पंचपदी के नाम से प्रसिद्ध है। तो इसमें आपको 5 उत्तर याद रखना है। चलिए अगला सवाल। अगला सवाल है हमारा, कस्य विदहु संस्कृत अध्यापक है एकम एकम शब्दस्य अर्थम स्पष्टम करोति। मतलब पहले तो सवाल का अर्थ समझो। कस्य विधौ यानी किस विधि में संस्कृत अध्यापक एक एक शब्द का अर्थ स्पष्ट करता है, ये आपके प्रश्न का मतलब है। अब आप आंसर ढूंढ सकते हैं व्याख्या विधि में, या समवाय विधि में, या प्रत्यक्ष विधि में, या कोपी नहीं, यानी कि कोई भी नहीं। तो 38 नंबर का आपको बताना है। तो इसमें राइट आंसर हम बता देते हैं, आपने भी सोच लिया होगा। चलिए राइट आंसर है दोस्तों व्याख्या विधि, यानी कि ए नंबर का प्रश्न, ये मतलब ए ऑप्शन आपका करेक्ट है। व्याख्या विधि के अंदर जो संस्कृत अध्यापक होता है वो एक एक शब्द का अर्थ स्पष्ट करता है, ठीक है। तो कहने का मतलब व्याख्या में हम एक एक शब्द का अर्थ बताते हैं, अन्वय बताते हैं, व्याख्या, ठीक है, अलग अलग प्रकार से हम जैसे कि हिंदी में भी बता सकते हैं, संस्कृत में भी बता सकते हैं, ऐसे। तो कुल मिला के इसमें हर शब्द का अर्थ स्पष्ट किया जाता है। अगला हमारा प्रश्न है, देखिए यहाँ पर प्रश्न को पढ़ते हैं। प्राथमिक स्तरे मौखिक भाषा कौशल दक्षता अपेक्षते।
मतलब ये हुआ कि प्राथमिक स्तर पर मौखिक भाषा कौशल दक्षता अपेक्षित है। ऑप्शन है आपके संदर्भानुसारम भाषा प्रयोग है, वेगेन भाषणम, वार्तालाप समये कठिन शब्दानां प्रयोगे सामर्थ्यम, और फिर लास्ट है विषय स्मरणम। तो बताइए इसका क्या राइट आंसर होगा। तो चलिए हम इसका आंसर बता देते हैं। इसमें है आपका राइट आंसर ए, यानी कि आपका ऑप्शन सही होगा पहला नंबर का, यानी संदर्भ अनुसारम भाषा प्रयोग है। संदर्भ के अनुसार भाषा का प्रयोग करना प्राथमिक स्तर पर मौखिक भाषा कौशल दक्षता क्यों अपेक्षित है, यानी कि अपेक्षित है का मतलब है कि वो हमसे पूछ रहा है प्रश्न की क्यों अपेक्षित है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा संदर्भ के अनुसार भाषा का प्रयोग करने के लिए अपेक्षित है। ठीक है, ये हमारा करेक्ट आंसर है इसका। समझ गए। अगला सवाल है हमारा 40 नंबर का। सवाल को पढ़ते हैं और उसको समझते हैं। देखिए अच्छा सवाल है। पहले सवाल को पढ़ते हैं। प्रथम कक्षायाः भाषा पाठ्य पुस्तकम बलम न्यूनतमम अपेक्षते, यानी किसके ऊपर न्यूनतम बल अपेक्षित है। प्रथम कक्षा की भाषा पाठ्य पुस्तक जो है उसमें किसके ऊपर न्यूनतम बल अपेक्षित होता है, ये हमारा सवाल है। तो देखिए पहले ऑप्शन देख लो। प्रीति पूर्वक पठनोपरि, नैतिक शिक्षणोपरि, बालानाम रुच्युपरि और समुचित चित्र वर्णनोपरि। देखो ऑप्शन समझ में आ गए आपके। प्रीति पूर्वक पठन ऊपर, यानी प्रीति पूर्वक प्रेम पूर्वक पढ़ने के ऊपर ज़्यादा न्यूनतम अपेक्षा रहती है, या फिर नैतिक शिक्षण के ऊपर, या बालकों की रुचि के ऊपर, या समुचित चित्र वर्णन के ऊपर। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। फ्रेंड्स इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा बे, यानी कि आपका राइट आंसर होगा नैतिक शिक्षणों ऊपरी, यानी नैतिक शिक्षण के ऊपर कम बल अपेक्षित होता है। आप सोच रहे होंगे ऐसा क्यों। बिल्कुल प्रथम कक्षा की बात हम कर रहे हैं। यदि प्रथम कक्षा के अंदर ही आप नैतिक शिक्षा का ज्ञान झाड़ने लग जाओगे तो वहां पर तो दिक्कत हो जाएगी बच्चों को। अरे इस जगह तो प्रीति पूर्वक यानी प्रेम पूर्वक पठन करवाना चाहिए, बालकों की रुचि के ऊपर ध्यान देना चाहिए, समुचित चित्र वर्णन यहाँ पर करना चाहिए। ठीक है, कथा के माध्यम से उनको पढ़ाना चाहिए, गीत के माध्यम से उनको पढ़ाना चाहिए। नैतिक शिक्षा की बात आपको ज़्यादा नहीं करनी है यहाँ पर, क्योंकि वो तो समय के हिसाब से धीरे धीरे अपने आप सीखते ही हैं। तो ये सारी चीज़ प्रथम कक्षा की बात यहाँ पर कही जा रही है कि प्रथम कक्षा में सबसे जो कम यानी बलम न्यूनतम अपेक्षित है। तो आपका राइट आंसर नैतिक शिक्षणोपरि हो जाएगा। अगला सवाल चलिए दोस्तों, अगला सवाल है हमारा 41 नंबर का सवाल है। प्रथम कक्षायाः छात्राणाम भाषा शिक्षण काले भवताम ध्यानम भवेत। बहुत अच्छा सवाल है। कह रहे हैं कि प्रथम कक्षा या छात्राणाम, प्रथम कक्षा के छात्रों की भाषा शिक्षण काल में यानी भाषा शिक्षण के समय भवताम ध्यानम भवेत, आपका ध्यान होना चाहिए। यानी आप पहली क्लास में पढ़ा रहे हैं तो छात्रों को पढ़ाते समय आपका जो ध्यान है वो सबसे ज़्यादा कहाँ पर होना चाहिए, यानी किस पर होना चाहिए, आपका ध्यान किस पर रहना चाहिए। भाषा या व्यवहारिक प्रयोगे, भाषा के व्यवहारिक प्रयोग पर, या शुद्ध उच्चारण पर, या कठिन शब्दों पर, कठिन शब्देषु, या व्याकरणे तस्य नियमेषु च, यानी व्याकरण और उसके नियमों पर। बताइए क्या आंसर होगा। तो इसका राइट आंसर चलो हम बता देते हैं आपको। इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स पहला वाला ऑप्शन, यानी कि भाषा या व्यवहारिक प्रयोगे। ठीक, भाषा के व्यवहारिक प्रयोग पर ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। ठीक है, भाषा का व्यवहारिक प्रयोग, इस पर आपको ध्यान देना है। अगला सवाल देखते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स अगला सवाल है हमारा, देखिए 42 नंबर का। अब एक एक को ज़्यादा डिटेल से थोड़ी व्याख्या नहीं कर पा रहे हम, क्योंकि समय बहुत ज़्यादा लग जाएगा और आपके पास इतना समय नहीं है, इसलिए आपको हम शॉर्ट में बता रहे हैं। दोस्तों सारे ही प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट हैं, इसलिए सारे प्रश्नों को एक बार जरूर देख लेना, हमारा तो यही कहना है एग्जाम में जाने से पहले दोस्तों। और बिल्कुल भी आप बिल्कुल निडर होकर के बिल्कुल आत्मविश्वास के साथ जाइए, आप निश्चित सफल होगे, कोई ताकत आपको नहीं रोक सकेगी दोस्तों। सवाल है बहुत ही छोटा सा है। छात्र ही न क्रियते, छात्रों के द्वारा न क्रियते यानी नहीं करना चाहिए। क्या? आदर्श वाचनम, अनुकरण वाचनम, मौन वाचनम, सामूहिक वाचनम, यानी कि छात्रों के द्वारा नहीं करना चाहिए या फिर छात्र नहीं करते हैं, ऐसा समझ लो। क्या नहीं करते हैं बताइए, या क्या नहीं करना चाहिए। तो राइट आंसर हो जाएगा आदर्श वाचनम, क्योंकि आदर्श वाचन छात्र नहीं करते हैं। आदर्श वाचन तो शिक्षक करता है, अनुकरण वाचन बच्चे करते हैं,
मौन वाचन भी छात्र करते हैं, सामूहिक वाचन भी छात्र कर सकते हैं, लेकिन आदर्श वाचन तो टीचर ही करेगा ना। चलिए अगला सवाल देखते हैं। चलिए दोस्तों अगला सवाल है हमारा, सवाल को पढ़ते हैं। कस्मिन कौशले वर्तनीम अधिकम महत्वम दीयते, यानी किस कौशल में वर्तनी पर अधिक महत्व दिया जाता है। वर्तनी, वर्तनी जानना मात्रा, तो देखो इसमें है श्रवण कौशले या कथन कौशले या लेखन कौशले या पठन कौशले। बताइए किस पर ज़्यादा ध्यान दिया जाता है। तो राइट आंसर हम बता देते हैं, आपने भी सोच लिया होगा। हम बात कर रहे हैं वर्तनी, ठीक है, वर्तनी का ध्यान सबसे ज़्यादा किस पे देते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा लेखन कौशल में, ठीक है। यानी लेखन कौशल के अंदर सबसे ज़्यादा ध्यान दिया जाता है वर्तनी का। भाषण में नहीं देते हैं, सुनने में भी नहीं देते हैं और कथन में भी नहीं देते हैं इतना, लेकिन लेखन में जरूर देते हैं। तो यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है हमारा 44 नंबर का। सवाल को पढ़ते हैं। कस्मिन कौशले अंतिम प्रश्न है समस्यात्मक है भवती। सरल सवाल है एकदम। किस कौशल में अंतिम प्रश्न समस्यात्मक होता है। तो ऑप्शन देखते हैं। प्रस्तावना कौशले, व्याख्या कौशले, प्रदर्शन कौशले। तो ऑप्शन है शामपट्ट कौशले, ठीक है, शामपट्ट लेखन कौशल, तो वही है। अब देखो इसमें आपको बताना है अंतिम प्रश्न समस्यात्मक तो केवल एक ही जगह होता है, आप सब जानते हैं, प्रस्तावना कौशल में होता है। कहाँ पर होता है, प्रस्तावना कौशल में होता है। बस हम प्रस्तावना निकालते थे ना, जब कोई भी पाठ्य योजना बनाते थे तो बस उसमें प्रस्तावना बनाते, लास्ट वाला प्रश्न हम समस्यात्मक डालते। क्या अगला सवाल देखते हैं 45 नंबर का। संभाषणस्य योग्यतायाः विकासे सहायिका विधि ही अस्ति। कह रहे हैं कि संभाषण की योग्यता के विकास में सहायक विधि है। संभाषण की योग्यता का विकास करना है तो ऐसी कौन सी सहायक विधि होगी। सूत्र विधि ही, व्याख्या विधि ही, कंठस्थीकरण विधि ही, भाषा संसर्ग विधि ही। तो बताइए 45 नंबर का सवाल है हमारा, राइट आंसर क्या होगा। तो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स भाषा संसर्ग विधि, यानी कि द ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। भाषा संसर्ग विधि ये हमारा करेक्ट होगा, क्योंकि सवाल ये पूछ रहे हैं कि संभाषण योग्यता के विकास में सहायक विधि है, तो भाषा संसर्ग विधि के अंदर साथ साथ में ही ये व्याकरण वगैरह का ज्ञान सिखा दिया जाता है, छोटे छोटे वाक्य इत्यादि का भी ज्ञान सिखा देते हैं। अगला सवाल है हमारा 46। अर्थ ग्रहणार्थम सर्वाधिक है उपयुक्त है पठनम भवति। अर्थ ग्रहण के लिए सर्वाधिक उपयुक्त पठन होता है। अर्थ ग्रहण के लिए चित्र पठनम, मौन पठनम, शब्द पठनम, सस्वर पठनम। तो बताइए हम बात कर रहे हैं 46 यानी 46 नंबर के सवाल की। तो बताइए सवाल ये कह रहा है कि अर्थ ग्रहण करने के लिए सर्वाधिक उपयुक्त पठन कौन सा होता है भी। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका मौन पठन, ठीक है, मौन पठन। तो मौन पठन आपको पता है, जब आपने कोई पाठ पढ़ा दिया उसके बाद में हम बच्चों से कहते हैं कि आप चुपचाप बैठ करके मौन रह करके मन मन में पढ़ो, तो उसमें अर्थ ग्रहण किया जाता है। अर्थ ग्रहण के लिए सर्वाधिक उपयुक्त पठन माना जाता है मौन पठन, ठीक है। उसमें हम एक एक शब्द का अर्थ समझते रहते हैं और समझ समझ करके उसको पढ़ते रहते हैं। मौन यानी कि मौन रहकर पढ़ते हैं। अगला सवाल है हमारा 47 नंबर का। लिखित अभिव्यक्ति ही कस्मिन न भवति। लिखित अभिव्यक्ति किसमें नहीं होती है। बताइए वाद विवादे, निबंध लेखने, पत्र लेखने, जीवनी लेखने। तो किसमें नहीं होती है, हम बात कर रहे हैं 47 नंबर की। तो बताइए राइट आंसर हम बता देते हैं, आपने भी सोच लिया होगा। चलिए तो राइट आंसर है पहला नंबर का, यानी कि वाद विवाद में लिखित अभिव्यक्ति की आवश्यकता नहीं पड़ती है, क्योंकि इसमें तो हम मौखिक बोलते हैं, तो मौखिक की आवश्यकता होती है। निबंध लेखन में होती है, पत्र लेखन में होती है, जीवनी लेखन में होती है, लेकिन वाद विवाद में लिखित अभिव्यक्ति की आवश्यकता नहीं होती है, और यही हमसे पूछा जा रहा है। 48 नंबर का सवाल है हमारा अगला। पद्य शिक्षण से प्रमुख है अंग है अस्ति। कह रहे हैं कि पद्य शिक्षण का प्रमुख अंग है। पद्य शिक्षण का प्रमुख अंग बताना है। सरलार्थ बोध है, पठन बोध है, भाव बोध है, शब्दार्थ बोध है। तो बताइए क्या आंसर होगा। 48 नंबर सवाल है हमारा, तो इसका अर्थ हो जाएगा। तो बताइए फ्रेंड्स 48 नंबर के सवाल का आंसर क्या होगा। चलिए हम बता देते हैं, राइट आंसर हो जाएगा से, यानी कि पद्य शिक्षण जो होता है उसका प्रमुख अंग होता है भाव बोध। भाव जब तक आपको समझ में नहीं आएगा तब तक आपको उसका मजा नहीं आएगा, यानी उसकी जो अनुभूति है, जो उसके अंदर मतलब एक रस की अनुभूति जो होती है वो आपको नहीं हो पाएगी।
तो भाव बोध आपको होना चाहिए, यही प्रमुख अंग होता है पद्य शिक्षण का। चलिए अगला सवाल है हमारा 49 नंबर का, भाषा कौशलस्य विकास है कथम क्रियते। भाषा कौशल का विकास कैसे किया जाता है या कैसे करना चाहिए, बताइए। भाषा कौशल के विकास की बात है तो ऑप्शन है लेखनेन, श्रवणेन, उच्चारणेन, पठनेन। तो सिंपल सा है, ये भाषा कौशल की बात है तो उच्चारण से ही इसका विकास संभव है, क्योंकि उच्चारण के द्वारा ही हम भाषा का विकास कर सकते हैं। किसी भी भाषा को सीखने के लिए हमें उच्चारण बहुत आवश्यक रूप से करना होता है। जब तक आप उच्चारण नहीं करोगे, यदि किसी भी भाषा के शब्दों को नहीं बोलोगे, तो आप उस भाषा को बोलना कभी भी नहीं सीख सकते। ऐसे अगला सवाल है 50 नंबर का, निश्चित उत्तरात्मक है प्रश्न है के। निश्चित उत्तरात्मक प्रश्न कौन सा है, बताइए। लघुत्तरात्मक प्रश्न है, निबंधात्मक प्रश्न है, वस्तुनिष्ठ प्रश्नाः, अति लघुत्तरात्मक प्रश्नाः। तो बताइए क्या आंसर होगा। तो सिंपल सा है, हम सब जानते हैं निश्चित उत्तर केवल एक ही जगह होते हैं, वस्तुनिष्ठ में। जो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होते हैं, आप रीट का एग्जाम दोगे तो उसमें ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होंगे, अवश्य भरना है आपको, गोले काले करने हैं, तो उसका उत्तर निश्चित होता है। चाहे कहीं भी कितनी भी बार किसी से भी चेक करवाओ, आपका राइट आंसर जो है वो का वही रहेगा, ठीक है। और गलत है तो वो का वही गलत ही रहेगा। तो ऐसे करके हमारे 50 यहाँ पर हो जाते हैं। अब देखो इसमें आपके अलग से हमने लिखे हैं। देखो अगला सवाल है दोस्तों, हमारा नंबरिंग थोड़ा सा अलग हो रही है, कोई बात नहीं है, आपको तो सवाल से मतलब है। देखिए हमारा सवाल है यहाँ पर, अगला सवाल पढ़ते हैं, भाषण कौशलस्य उद्देश्यमस्ति। ये हमारा प्रश्न है, ठीक है। बहुत मोस्ट सवाल है, सबको हमने अच्छे से यहाँ कलेक्शन किया जो वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो भाषण कौशल का मुख्य उद्देश्य हमें बताना है इसमें। तो देखो, श्रुत्वा अर्थग्रहणम, पठित्वा अर्थग्रहणम, या मौखिका अभिव्यक्ति ही, या लिखिताभिव्यक्ति ही। तो बताइए राइट आंसर क्या है इसका। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों मौखिक अभिव्यक्ति ही। ये हमारा करेक्ट आंसर है। क्या, मौखिक अभिव्यक्ति ही। किसका, भाषण कौशल का उद्देश्य ये, ठीक है, क्योंकि मौखिक अभिव्यक्ति होती है भाषण में, तो हम जानते ही हैं। चलिए दोस्तों अगला सवाल है हमारा, देखिए सवाल को पढ़ते हैं, लिखित अभिव्यक्ति ही कस्य कौशलस्य उद्देश्यम वर्तते। लिखित अभिव्यक्ति किस कौशल का उद्देश्य है, ये हमारा प्रश्न है। तो ऑप्शन है पठनस्य, श्रवणस्य, लेखनस्य, भाषणस्य। तो लिखित अभिव्यक्ति की बात है तो राइट आंसर होगा लेखनस्य, ठीक है। सिंपल सवाल है। आगे देखो अगला सवाल है हमारा, भाषा कौशलाय यस्य है कौशलस्य आवश्यकता भवति। कह रहे हैं कि भाषा कौशलाय यस्य कौशलस्य आवश्यकता भवति, वह कौन सा कौशल है। भाषा कौशल के लिए जिस कौशल की आवश्यकता होती है, तो ऑप्शन है आपके श्रवणस्य, लेखनस्य, पठनस्य, न कस्यापि, यानी कोई भी नहीं। तो राइट आंसर बताना है हमें। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा श्रवणस्य। क्या हो जाएगा, श्रवणस्य, यानी कि पहला ऑप्शन राइट है। क्यों, क्योंकि भाषा कौशल के लिए कह रहे हैं कि भाषा कौशल के लिए जिस कौशल की आवश्यकता होती है, तो भाषा कौशल के लिए तो भाई श्रवण कौशल की आवश्यकता होगी, ये है भाषा कौशल के लिए। तो यही हमारा राइट आंसर होगा। अगला सवाल, तो अगला सवाल है हमारा, देखिए सवाल को पढ़ते हैं, ध्वनि रूपम लिपि रूपे अवतरणम किम कथ्यते। यानी सवाल का मतलब है इसका कि ध्वनि रूप को लिपि रूप में जो अवतरित करते हैं उसे क्या कहते हैं। पठनम, श्रवणम, लेखनम या भाषणम, बताइए क्या कहेंगे। तो चलिए इसका आंसर हम बता देते हैं, आपने भी सोच लिया होगा। ध्वनि रूप को लिपि रूप में जो हम अवतरित करते हैं, या ध्वनि रूप को लिपि रूप में जो हम लिखते हैं, उसको हम कहेंगे लेखनम। सिंपल सी बात है, लेखनम ही तो होगा उसका मतलब। यानी ध्वनि है, जैसे हम बोल रहे हैं अभी, इसको हम लिख देते हैं तो आपका लेखनम हो जाएगा, वो ऐसे है इसका मतलब। अगला सवाल बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्तों, ये मानो कि एग्जाम में आने की पूरी उम्मीद है, इसलिए हर सवाल को जरूर से देखना है आपको। सवाल है, साइलेंट रीडिंग यानी कि मौन पठनम कस्य पुस्तकम अस्ति। बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है। कह रहे हैं कि साइलेंट रीडिंग जो पुस्तक है वो किसकी है, ठीक है, मतलब होता है मौन पाठन। तो इसका देखो ऑप्शन है आपका जूड महोदय से, या ब्राइन महोदय से, या बेस्ट महोदय से, या बेकन महोदय से। किस महोदय की है ये बताइए। तो राइट आंसर है उसके इसका ब्राइन महोदय, यानी ब्राइन महोदय के द्वारा लिखी गई पुस्तक है साइलेंट रीडिंग यानी मौन पठनम, ये पुस्तक है इनकी, ठीक। अगला सवाल दोस्तों, अगला सवाल हम देखते हैं, वाचन कौशलम कस्य
कौशलस्य अपरम नाम, यानी वाचन कौशल किस कौशल का दूसरा नाम है? अपर नाम मतलब दूसरा नाम है। तो बताइए, श्रवणस्य, पठनस्य, लेखनस्य और भाषणस्य। तो वाचन कौशल किस कौशल का दूसरा नाम है? तो राइट आंसर है पठनस्य, यानी कि पठन कौशल को ही हम वाचन कौशल भी कहते हैं। अगला सवाल है हमारा, राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान प्रशिक्षण परिषद है स्थापना कदा अभवत? ठीक है, ऑथेंटिक सवाल। तो मतलब है इसका, राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान प्रशिक्षण परिषद की स्थापना कब हुई, ये हमारा प्रश्न है। तो सिंपल सा है, इसमें तो केवल ऑथेंटिक चीज पूछी गई है हमसे। दोस्तों इसमें ऑप्शन देखते हैं। पहला ऑप्शन दे रखा है 1 सितंबर 1961, दूसरा ऑप्शन है 1 अगस्त 1961, तीसरा है 1 सितंबर 1962 और लास्ट ऑप्शन है 1 अगस्त 1962। दोस्तों इसका राइट आंसर हम बता देते हैं, पहला ऑप्शन राइट है एकदम, 1961 वाला, यानी कि 1 सितंबर 1961 में राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान प्रशिक्षण परिषद इसकी स्थापना हुई है। तो याद रखना है 1 सितंबर 1961। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है हमारा, देखिए 2-3 सवाल और हैं यहां से। केंद्र सर्वकारेण संस्कृत आयोग गठित है। केंद्र सर्वकार यानी केंद्र सरकार के द्वारा संस्कृत आयोग गठित किया गया। कब किया गया? 1 अक्टूबर 1956 को, 1 अक्टूबर 1957 को, 1 अक्टूबर 1953 को, 1 अक्टूबर 1964 को। तो करेक्ट आंसर है इसका 1 अक्टूबर 1956। ठीक है, पहला वाला ऑप्शन एकदम सही है, 56 वाला। अब देखो अगला सवाल है हमारा, संप्रेषणाय किम कर्तव्यम? संप्रेषण के लिए क्या करना चाहिए? शायद प्रश्न रिपीट हुआ है, कोई बात नहीं है। देखो इसमें लिख रहा है पूर्ण सज्जा, सहायक सामग्री, भ्रमणम और भाषणम। तो इसका राइट आंसर होगा पूर्ण सज्जा, यानी संप्रेषण करने के लिए हम पहले से पूरी तरीका से सज्जित होने चाहिए, यानी हमारी पूरी तरीका से तैयारी होनी चाहिए, तभी हम अच्छे से संप्रेषण कर पाएंगे। जैसे मान लो किसी को भाषण देना है, मंच पर लोगों के सामने बोलना है, कक्षा में जाके आपको कुछ बच्चों को पढ़ाना है, तो जो आप संप्रेषण करोगे उसके लिए पहले से आपकी पूरी तैयारी होनी चाहिए, ये इसका मतलब है। अब लास्ट हमारा प्रश्न है दोस्तों, ये देखिए 30 नंबर का, छात्रस्य ज्ञानात्मक क्षेत्रस्य परीक्षणम कथम क्रियते? कह रहे हैं कि छात्र के ज्ञानात्मक क्षेत्र का परीक्षण कैसे किया जाना चाहिए? दर्शनेन, मूल्यांकनेन, परीक्षया या फिर भाषणेन? बताइए किसके द्वारा किया जाना चाहिए, बताइए। यानी मतलब कह रहा है कि ज्ञानात्मक क्षेत्र का परीक्षण की बात है इसमें। दर्शन से कर सकते हैं क्या, मूल्यांकन से कर सकते हैं क्या, परीक्षा से कर सकते हैं क्या, या भाषण से कर सकते हैं? तो राइट आंसर है इसका दोस्तों से, यानी कि परीक्षा के माध्यम से। आप सोच रहे हैं सर मूल्यांकन भी तो हो सकता है, लेकिन इसलिए नहीं हो सकता है मेरे दोस्तों, क्योंकि मूल्यांकन के अंदर सारी चीजें आ जाती हैं। मूल्यांकन में ऑल ओवर चीज की हम जांच कर सकते हैं। ठीक है, ज्ञानात्मक पक्ष है, सृजनात्मक पक्ष है, जो भी पक्ष है हमारे सारे पक्षों का वहां पर हम मूल्यांकन करते हैं उसमें, यानी सब चीज के बारे में जानते हैं। बट यहां पर हमसे केवल ज्ञानात्मक क्षेत्र की परीक्षण की बात कही जा रही है। ठीक है, इसलिए यहां पर हम केवल परीक्षा उत्तर देंगे, यानी परीक्षा के द्वारा हम उसके ज्ञान के क्षेत्र का परीक्षण कर सकते हैं। लेकिन ऑल ओवर परीक्षण की बात तो मूल्यांकन से होती है, यानी संपूर्ण उसके पक्ष को हम जांचें तो उसके लिए मूल्यांकन करते हैं। मूल्यांकन में सारी चीजें आ जाती हैं। ठीक है, तो ऐसे करके दोस्तों यहाँ पर हमारे 30 प्रश्न आज के इस वीडियो के हो जाते हैं। तो अच्छे से इन प्रश्नों को देखना, बहुत अच्छे प्रश्न हैं, हमने एकदम अच्छे से तैयार किए हैं। और एक एक प्रश्न के जो आप दोस्तों, हमने आपकी सुविधा के लिए हर प्रश्न का हिंदी अर्थ बताया, क्योंकि यही समझ में आपके नहीं आता है। एग्जाम में आप इसी के चक्कर में आप परेशान हो जाते हो कि इसका मतलब क्या है, ये पूछ क्या रहा है। तो बहुत सारे बच्चे तो इस चक्कर में रह जाते हैं कि इसका मतलब ये है। दोस्तों इसमें बहुत सारे बच्चे अपने सवालों के गलत आंसर इसीलिए कर देते हैं क्योंकि उनको ये पता नहीं रहता है कि ये सवाल हमसे क्या पूछ रहा है। और जब तक आपको ये पता नहीं होगा तो कभी भी आप उसका राइट आंसर कर ही नहीं सकते। तो ऐसे करके हमारा ये हो जाता है दोस्तों। तो अब हम नेक्स्ट वीडियो में आपको कल बताएंगे 30 प्रश्नों, यानी कि कल हम आपको 2 पार्ट बताएंगे, 30-30 के 2 हिस्से।
दोस्तों आज के लिए हमारा ये वीडियो कंप्लीट हो जाता है। वीडियो कैसा लगा इसे हमें ज़रूर आप कमेंट करके बताएंगे, और कोई भी आपको समस्या है तो आप हमें कमेंट के द्वारा पूछ सकते हैं दोस्तों। तो और हम अच्छे से प्रयास करेंगे, अच्छा वीडियो आपको लेकर आएंगे और अच्छे प्रश्न आपको यहाँ पर हम संकलित करके आपको व्याख्या सहित आपको बताएंगे दोस्तों। तो हमारे चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि इस पर हम लगातार आपको वीडियो उपलब्ध करवाएंगे। पर जो शिक्षण विधियों की हमारी थोड़ी सी एक दोस्तों शिक्षण विधियों की जो हमारी सीरीज है लगातार चलती रहेगी, क्योंकि आपको पता है कि सबसे ज़्यादा नंबर आप स्कोरिंग जो कर सकते हैं वो मेथड से कर सकते हैं, यानी शिक्षण विधियों के माध्यम से ही आप नंबर ला सकते हो ज़्यादा से ज़्यादा। केवल 2 ही सब्जेक्ट हैं आप जहां से ज़्यादा नंबर ला सकते हो, यानी सभी शिक्षण विधियां और आपका साइकोलॉजी सब्जेक्ट, यहां से आप ज़्यादा से ज़्यादा नंबर प्राप्त कर सकते हो। ठीक है, तो चलिए दोस्तों फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखें और अच्छे से पढ़ाई करते रहें, रिवीजन करते रहें दोस्तों। ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन पर आपको टारगेट रखना है, इसी पर आपको फोकस करना है दोस्तों। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना और अपनों का ध्यान रखें। जय तु भारतम, जय तु संस्कृतम। धन्यवाद।